बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कद्दर टॉक्स। इस वीडियो में हम कोरिया की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और ये कोरिया सीरीज़ की किस्त नंबर 1 है। लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इस खित्ते की जो हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट 6000 साल पुरानी है और ये खित्ता बेसिकली ईस्ट एशिया में वाक़या है और ये खित्ता जजीरा नुमा है, मतलब इसके चारों तरफ में समंदर है। ये बहुत खूबसूरत बड़ा दिलकश खित्ता है। यही वजह है कि इस पर तसल्लुत जमाने के लिए, इस पर हुक्मरानी करने के लिए काफ़ी सारे मुल्कों की आपस में जंगें भी लड़ी गई हैं और कुछ इसमें कामयाब भी हुए हैं। इस खित्ते का जो सबसे कदीम नाम है वो गोगोरियो है, जो कुछ ऐसा बाद तब्दील हुआ। तब्दील होने के बाद इसका नाम गोरियो पड़ गया। 1897 में इस खित्ते का बाकायदा नाम कोरिया रखा गया। ये खित्ता बेसिकली चीन के ईस्ट में और जापान के साउथ में वाक़या है। यही वजह है कि इस खित्ते पर जो सबसे ज़्यादा हुक्मरानी की या सबसे ज़्यादा जो तसल्लुत रहा है इस खित्ते पे वो चीन और जापान का रहा है। 1904 में इस खित्ते पर अपना तसल्लुत जमाने के लिए, इस खित्ते को अपने कब्ज़े में लेने के लिए, इस खित्ते पर हुक्मरानी करने के लिए जापान और रशिया की बाकायदा जंग हुई। वो जंग 1904 से लेके 1910 तक लड़ी रही और उस जंग में जापान को फतह हासिल हुई। यूं जापान इस खित्ते पर काबिज़ हो गया, उसने यहाँ पे हुक्मरानी शुरू कर दी। उसने अपना एक पपट हुक्मरान नाफिज कर दिया जिसके ज़रिए वो इस पूरे खित्ते को कंट्रोल करता था। 1919 में हुआ ये कि कोरियन लोगों ने मुशावरत करके, कोरियन लोगों ने अपना इत्तेहाद बना के जापान से आज़ादी हासिल करने के लिए एक तहरीक का आगाज़ कर दिया। लेकिन इसमें कोरियन लोगों को कोई ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। यूं सेकंड वर्ल्ड वार तक ये खित्ता कोरिया ये जापान के कंट्रोल में रहा। सेकंड वर्ल्ड वार में क्योंकि जापान को शिकस्त फाश हुई, जापान को सरेंडर करना पड़ा, यूं ये खित्ता जापानी तसल्लुत से तो आज़ाद हो गया। लेकिन तब होता ये था कि कोई भी अलाइज मुल्क या इत्तेहादी मुल्क जो किसी बड़े खित्ते पे या बड़े मुल्क पे कब्ज़ा करते तो वो उसकी रियासतों को, उसकी छोटी छोटी कॉलोनियों को आपस में डिवाइड कर लेते। अब क्योंकि अमेरिका और सोवियत यूनियन के इत्तेहादी जो थे वो इस खित्ते पर काबिज़ हो चुके थे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, तो उन्होंने कोरिया जो कि जापान की कॉलोनी थी इस बारे में एक पोस्ट टाइम कॉन्फ्रेंस की कि इसका क्या किया जाए। सो डिसाइड ये किया गया कि इसके 2 हिस्से कर दिए जाएँ। सो इसके 2 हिस्से कर दिए गए। नॉर्थ वाले हिस्से को सोवियत यूनियन के अंडर दे दिया गया और जो साउथ वाला हिस्सा था उसको अमेरिका के अंडर दे दिया गया। अब इसमें एक दिलचस्प बात ये डेवलप हो गई कि जो साउथ वाले लोग थे वो प्रो अमेरिका हो गए और जो नॉर्थ वाले लोग थे वो प्रो सोवियत यूनियन हो गए। सो इसमें काफ़ी सारे जो लोगों के जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे वो भी वाज़ेह होते चले गए। सो नॉर्थ में असर व रसूख सोवियत यूनियन का बढ़ता गया और साउथ में असर व रसूख अमेरिका का बढ़ता गया। लेकिन यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, ये जो खित्ता है ये बेसिकली इनका मज़हब एक है, इनका रहन सहन एक है, इनकी ज़बान एक है, इनका तर्ज़ माशरत एक है, इनका तर्ज़ ज़िंदगी एक है, ये कौम एक है, इनका मज़हब भी एक है। कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब देखा जाए ना कि मतलब कोई इनमें डिफरेंस है, मतलब मजहबी तौर पे या मतलब कौमियत के एतबार से इन दोनों में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों तकरीबन आलमोस्ट एक जैसे ही हैं। 1947 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक कोल्ड वार का आगाज़ हो गया और ये शिद्दत इख्तियार करती गई। सो हुआ ये कि जो दोनों हिस्से थे नॉर्थ और साउथ, इसके लोगों के जो सियासी नज़रियात थे वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए, उसमें काफ़ी ज़्यादा तनाव आ गया। क्योंकि पोस्ट टाइम कॉन्फ्रेंस में ये तय ज़रूर हुआ था कि ये 2 जो हिस्से अलग-अलग किए जा रहे हैं
بعد میں ان دونوں کو یکجا کر کے ایک ملک بنا دیا جائے گا اور اس کی باغ دوڑ جو لوکل کورین لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں دی جائے گی۔ لیکن کیونکہ یہ کولڈ وار شدت اختیار کر گئی تھی اور ان دونوں کو آزاد بھی کرنا تھا، تو 15 اگست 1948 کو دونوں حصوں کو علیحدہ علیحدہ آزاد کر دیا گیا۔ جو نارتھ والا حصہ تھا وہ کیونکہ پرو سوویت یونین تھا، ان کا سیٹ اپ بنا پیونگ یونگ سٹی میں ایک آزاد ملک کا سیٹ اپ بنا دیا گیا، اور کیونکہ ساؤتھ وہ امریکہ کے کنٹرول میں تھا تو یہ ساؤتھ کوریا کا جو سیٹ اپ ہے وہ سول سٹی میں بنا دیا گیا۔ تو جو دونوں ملکوں کی ٹگ آف وار ہے وہ شدت اختیار کرتی گئی۔ ساؤتھ کورین سمجھتے تھے کہ نارتھ کوریا پہ بھی انہی کا حق ہے، اور نارتھ کوریا کے لوگ سمجھتے تھے کہ ساؤتھ کوریا پہ حکمرانی کا حق بھی نارتھ کوریا کو ہی حاصل ہے۔ لہٰذا یہ ڈیفرینسز بڑھتے گئے، شدت بڑھتی گئی۔ یوں 1950 میں نارتھ کوریا نے باقاعدہ قبضہ کرنے کے لیے ساؤتھ کوریا پہ حملہ کر دیا، اور اس حملہ کرنے کے پیچھے ان کو سپورٹ حاصل تھی سوویت یونین کی اور چین کی۔ لیکن یہ جنگ 3 سال مسلسل جاری رہی اور بغیر نتیجہ ختم ہو گئی۔ 1953 میں سیز فائر جو ہے وہ وجود میں آیا، اور اس سیز فائر کے نتیجے میں جنگ بندی ہو گئی، اور یہ جو بارڈر تھا اس کو DMZ ڈی ملیٹرائز زون قرار دیا گیا۔ جنگ کا خاتمہ ہوا، سیز فائر ہو گیا، اور دونوں ملک علیحدہ علیحدہ اپنا گزارا اور گزر بسر کرنے لگے، لیکن ان کی جو آپس میں ٹسل ہے وہ مزید بڑھتی گئی۔ سن 2000 میں دوبارہ سے دونوں ملکوں کے لیڈروں نے، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا دونوں کے لیڈروں نے کچھ معاہدے کیے ایسے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ آپس میں تعلقات کو بہتر کریں گے، جو ایک پالیسی ہوگی اس کو اپنائیں گے، لیکن یہ معاہدے آج تک مطلب ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یہ تھی ساؤتھ کوریا کی پولیٹیکل ہسٹری۔ انشاءاللہ کوریا کے بارے میں مزید آگے بھی بات کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔